अगर किसी समूह का कोई व्यक्ति इतनी बुरी तरह पिट जाता कि वह अक्षम हो जाए और काम न कर सके तो उसका समूह ज्यादा लोहा नहीं निकाल पाएगा, और अगर वे लोग सिर्फ एक ही समूह को परेशान करते रहे तो बाकी सभी लोग आसानी से अपनी रैंक हासिल कर लेंगे। और ये ऐसे ही चलता था। समूह बी समूह एफ के सभी लोगों को पीटता था और बाकी समूह इसमें दखल नहीं देते थे क्योंकि उन्हें इससे फायदा था। वे बिना कुछ किए क्वालिफाई हो जाते थे क्योंकि समूह एफ के लोग अक्षम हो चुके थे। और मुख्य पात्र पीठ घुमाकर चला जाता है और कहता है, तुम पागल हो क्या लड़के, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें लगता है मैं यहाँ कोई बच्चा हूँ? बिल्कुल नहीं। बड़ों का भी अपना गर्व होता है, अपना पैसा लो और खुद पर खर्च करो। हाजिमे सोचता है कि इस लड़के के लिए बेहतर है वह उससे दूर रहे क्योंकि वह मुख्य पात्र के पास रहा तो मुसीबत में पड़ जाएगा। इसके बाद मुख्य पात्र उस बहुत महंगे बार की ओर जाता है और वहां का बहुत ही दोस्ताना वेटर उससे कहता है, तो बताइए ग्राहक जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या आपके पास रिकवरी वाटर है? और दुकानदार उसी समय जो कर रहा था उसे रोक कर कहता है, हाँ तुमने क्या कहा? वैसे मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम यहाँ नए हो? और एक बात, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? देखो रिकवरी वाटर बहुत महंगी होती है, ठीक है? हर गिलास की कीमत एक सोने की सिक्का है। अगर तुम्हें एक बोतल चाहिए तो उसकी कीमत 4 सोने की सिक्के हैं। अगर तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं हो रहा और तुम्हारा दर्द सहने लायक है तो मुझे लगता है तुम्हें सहना चाहिए और ये महंगी रिकवरी वाटर नहीं खरीदनी चाहिए। और हाजिमे सोचे कहता है, देखो मेरे पास 1.5 सोने के सिक्के हैं, मुझे रिकवरी वाटर की 10 बोतलें चाहिए। पागल, 1.5 सिक्के में 10 बोतलें नहीं मिलेंगी, एक बोतल भी नहीं खरीदी जा सकती। और वो बहादुर लड़का कहता है, मुझे पता है, लेकिन बाकी पैसा मैं उधार लेकर दूंगा। क्या तुम मेरे लिए उधार का इंतजाम कर सकते हो? लड़का और दुकानदार हैरान रह जाते हैं। बहादुर लड़का कहता है, दुकानदार तुम्हारे पास उधार का फॉर्म है ना? तो मुझे वो दे दो, मैं उसे भर देता हूँ। वो छोटा लड़का घबरा जाता है और कहता है, महोदय ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज, सेलिक बहुत ज्यादा है, ब्याज दर 3000% प्रति माह है। ऐसा मत कीजिए सर, ये लगभग आत्महत्या है। वह उसकी बातों को अनदेखा करता है, अनुबंध लेता है, अपने खून से निशान लगाता है और लिखता है, हाजिमे सारा कर्ज स्वीकार करता हूँ। और लड़का कहता है, सर आप सच में पागल हो गए हैं। समय के कर्ज में फंसना बहुत डरावना है क्योंकि ब्याज दरें बहुत ज्यादा हैं और उसे चुकाना लगभग नामुमकिन है। और हम तो गुलाम हैं, हमें सिर्फ एक सोना मिलता है और वो भी सामान्य वेतन का आधा है, सिर्फ ब्याज ही हमारे वेतन से ज्यादा है, तो ये कर्ज लेना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। और प्रोटा जो बहुत गुस्से में है और अपनी 9वीं बोतल पर है कहता है, ओ लड़के चुप हो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ये कर्ज है तो मुझे पता है क्या करना है, बस उन्हें वापस चुका देना है बस। और इसी तरह वह 8वीं बोतल को भी पलट देता है, ग्लट 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 पूरी की पूरी पी जाता है। और हमें बताया जाता है कि रिकवरी वाटर एक बहुत लोकप्रिय आइटम है जो थोड़ी सी सेहत वापस दिलाता है। हालांकि प्रोटा जानता है कि इस आइटम का एक गुप्त प्रभाव भी है और वह यह है, अगर आप इसे बड़ी मात्रा में पिएं तो आपकी जादुई शक्ति बढ़ जाती है। और गुस्सैल को पूरा यकीन है कि भले ही कोई व्यक्ति 10 बोतलें भी पी ले, जादुई शक्ति बहुत ही कम बढ़ती है, इसलिए लागत के हिसाब से यह बहुत कारगर नहीं है। हालांकि प्रोटा हमें अपना विशेष हैक दिखाता है क्योंकि अगर वह केवल यही पानी हर्मीस की दृष्टि वाली क्षमता के साथ पीता है तो उसे किसी एलिक्सिर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस इसी सस्ते पानी से काम चल जाएगा क्योंकि हर्मीस ने जो विशेषाधिकार उसे दिया है वह सभी पोषणों के प्रभाव को 500% तक बढ़ा देता है। और इसी तरह गुस्सैल फिर से खनन करने लौट जाता है क्योंकि एक गुलाम के रूप में उसे यह करना ही पड़ता है। और एक बात उसे पूरी तरह यकीन है कि खनन के जरिए वह ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएगा, सिर्फ कर्ज लेकर ही कुछ कर सकता है क्योंकि उसे पता है कि गुलामों को मेहनत करने के बावजूद कोई इनाम नहीं मिलता। और इसी तरह दिन गुजरता है, दिन शुरू होता है, दिन गुजरता है, दिन शुरू होता है, प्रोटा वही है, हर दिन 10 बोतलें पीता है और जो समय उसे पानी से मिली ऊर्जा की वजह से मिलता है उसमें वह कई तरह के शारीरिक व्यायाम करके अपने शरीर को भी गढ़ लेता है। और फिर प्रोटा आपसे जो ये वीडियो देख रहे हैं पूछता है कि आपको क्या लगता है कि वो क्या कर रहा है? और अचानक दृश्य बदल जाता है और खनिकों के कप्तान को एक बहुत गंभीर खबर मिलती है। वह कहता है, क्या तुमने खदान के अंदर राक्षस की चीख सुनी? और प्रोटा जो उसके सामने है कहता है, जी सर मैंने सुनी। तो सर शिकारी समूहों से संपर्क करें क्योंकि मैं उन्हें उस जगह ले जाऊंगा जहां चीख सुनी गई थी। प्रोटा को अच्छी तरह पता है कि उसके पास पैसे कमाने और अपने कर्ज चुकाने का एकमात्र तरीका है डंगोनन के अंदर राक्षसों का शिकार करके पैसे कमाना। हमें राक्षसों के बारे में बताया जाता है कि ये ऐसे प्राणी हैं जो जादुई पोर्टल से जन्म लेते हैं और ये सभी इंसानों के प्रति बेहद शत्रुतापूर्ण होते हैं। हालांकि इन्हीं राक्षसों ने मानवता को एक दूसरा मौका भी दिया क्योंकि हर एक राक्षस के अंदर जादुई पत्थर मना स्टोन्स होते हैं और उनकी हड्डियां व बाल जैसी सारी चीजें भी सामान बनाने के लिए सामग्री के रूप में मिलती हैं। इस तरह इससे पहले कि मानवता कुछ समझ पाती, राक्षस अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए और भले ही डंगोनन राक्षसों का घर और बेहद खतरनाक जगह हो, वे खजाने के बक्से की तरह भी हैं क्योंकि उनके अंदर की हर चीज बहुत महंगे दामों पर बेची जा सकती है। और कुछ समय बाद कुछ योद्धा उस जगह के पास आते हैं और हमें 3 योद्धा दिखाए जाते हैं जिनके कपड़ों पर मंदिर का चिन्ह है। इन्हें शिकारी के रूप में जाना जाता है और ये सभी गुलाम हैं जिन्हें उनकी युद्ध क्षमता और शिकार में विशेषज्ञता के कारण चुना गया है। और ये शिकारी जो हर दिन राक्षसों का सामना करने के कारण खतरे का सामना करते थे, उन्हें ज्यादा वेतन मिलता था और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते थे उन्हें प्रोत्साहन के तौर पर और भी ज्यादा पैसे मिलते थे। और मुख्य पात्र सोचता रहता है कि उसे खदानों में काम करने के लिए क्यों चुना गया जबकि वह पहले एक यात्री था, यानी वह व्यक्ति जो राक्षसों को जानता था। और वह हाथों को सीने पर बांधकर सोचता है कि इसके पीछे कोई वजह होगी। तभी दुकानदार कहता है, ओ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आधे घंटे से बात कर रहा हूँ, लेकिन लगता है तुम मुझे सुन नहीं रहे। फिर दूसरा कहता है, हाँ ये कथावाचक बहुत तेज बोलता है तो स्पीड कम कर दो क्योंकि 90% या उससे भी ज्यादा लोग मुझे इसी स्पीड में बोलते हुए पसंद करते हैं, तो बस इसी में खुश रहो।
दुकानदार प्रोटा से कहता है कि उसने पहले ही बहुत सारे लोन ले लिए हैं, इसलिए उसकी लिमिट पूरी हो गई है, अब वह उसके लिए और लोन नहीं कर सकता। और प्रोटा बड़ी बेशर्मी से कहता है, अरे क्या मैंने अपनी डेली लिमिट पार कर ली? और दुकानदार कहता है, नहीं पागल हो क्या, तुम एक गुलाम हो, इसलिए तुम्हारी रैंकिंग बहुत कम है, तुम सिर्फ एक तय सीमा तक ही लोन ले सकते हो और तुम उस सीमा तक पहुंच चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें अब एक भी पैसा उधार नहीं दे सकता। और वह तगड़ा आदमी हाथ बांधे हुए सोचने लगता है कि अब पैसे पाने के लिए वह क्या कर सकता है, और वह सोचता है, क्या मुझे किसी को लूट लेना चाहिए? मुझे लगता है कि मैं किसी को लूट लूंगा। अचानक उसके पास एक सुंदर बहन आती है जो शैतान की बहन है, और वह मुस्कुराते हुए कहती है, अरे अगर मैं कहूं कि तुम अपने अंग बेचकर लोन ले सकते हो तो? ओह, हमारे मंदिर को ताजे अंगों की जरूरत है, क्योंकि उन्हें कई तरह के शोध करने हैं, और तुम्हें अपने सारे अंग बेचने की भी जरूरत नहीं है। हमें बस तुम्हारा दिमाग, दिल, दोनों फेफड़े, दोनों किडनी, जिगर, पेट, पैंक्रियास और तुम्हारा लिंग चाहिए। और प्रोटा उस पवित्र महिला को देखकर कहता है, यहाँ तक कि लिंग भी? और वह एक पवित्र चेहरा बनाकर एक छोटे से शैतान की तरह मुस्कुराती है। कौन सा? तो ठीक है, मैं ये लोन ले लेता हूँ, ठीक है, चूंकि मैं मोजोवोस रख सकूंगा। वह पवित्र महिला कहती है, सिर्फ दायां बायां भी लोन में है। हाजिमे जो तेज है कहता है, ओ पवित्र महिला, कागजात दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। वह कहती है, मैं संत नहीं हूँ, बस एक नन हूँ। तेज लड़का लोन पर साइन करते हुए कहता है, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो? अगले हफ्ते ये अंग ले सकती हो, ठीक है, इस हफ्ते नहीं हो पाएगा। और एक बात बहन, अगर मैं तुम्हें पैसे चुका दूं तो मुझे अपने अंग तुम्हें देने की जरूरत नहीं है ना? नरक की बेटी कहती है, बिल्कुल जरूर, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, ठीक है। ओह, मंदिर कोई गलत धंधा नहीं करता, अगर तुम पैसे चुका दो और अपना लोन चुका दो तो हम तुम्हारे अंग नहीं लेंगे। और दुकान वाला प्रोटा से कहता है, ओ तू पागल हो गया है क्या? तू अपने अंग बेच रहा है, अपने सारे अंग? और प्रोटा कहता है, नहीं सारे नहीं, मैं हड्डियां नहीं बेच रहा, और नहीं कोई मोजोवो, बाकी सब मंदिर का है। और वह बंदा जो पैसे से भरा है दुकानदार को देखता है और कहता है, देखो जो पैसा मैंने लोन से लिया है उससे मैं 10 से ज्यादा बोतलें खरीद सकता हूँ, मैं सारा पैसा रिकवरी वाली पानी पर खर्च करना चाहता हूँ, जाओ जो भी तुम्हारे पास है सब मेरे लिए ले आओ। और दुकानदार उससे कहता है, तो ठीक है, जो करना है करो, क्योंकि मरना तो आखिरकार तुम्हें ही है। और वह नन जो शैतान की बेटी जैसी लगती है बहुत मुस्कुराते हुए कहती है, अरे साहब आप तो कितने पागल हैं, मतलब आप तो एक मर्द हैं, आप सच में असली मर्द हैं। अब दुकानदार मुझे समझता है, क्योंकि दूसरा ग्राहक गायब हो गया था, उसने खुद को लैब के हाथों बेच दिया था। वह हैरान रह जाती है क्योंकि प्रोटा ने अभी अभी रिकवरी की 22 बोतलें पी ली हैं, ये बहुत ज्यादा है। उसे यह भी नहीं पता कि यह सब जाएगा कहाँ। प्रोटा जो जबरदस्त है सोचता है कि अब वह उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां वह चाहता था, अब सब कुछ तैयार है। तभी एक आदमी भाले को जमीन पर मारता है, सबका ध्यान उसकी ओर जाता है, और भाले वाला प्रोटा से कहता है, क्या तुम ही हाजिमे हो? क्या तुम्हें ही हमारे गाइड के रूप में चुना गया है? और प्रोटा सोचता है, वाह कितना परफेक्ट टाइमिंग है, अभी अभी मैं तैयार हुआ हूँ और ये लोग भी अभी अभी आ गए। और फिर वह भाले वाले को जवाब देता है, हाँ मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हें लोगों का मार्गदर्शन करूंगा। और भाले वाला कहता है, सुनो मैं गोएते हूँ, मैं ही टोही दल का नेता हूँ, और ये जो पीछे हैं ये डेल और मार हैं। और प्रोटा तुरंत खुद का परिचय देते हुए कहता है, देखो भले ही मेरे पास नाइट विजन की क्षमता नहीं है, लेकिन मैं मना डिटेक्शन की क्षमता का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और उम्मीद है कि मैं तुम्हारी टीम की मदद कर पाऊंगा। और हमें बताया जाता है कि अंधेरे में देखने की क्षमता को नाइट विजन कहा जाता है। बिल्कुल साफ बात। और दूसरी क्षमता यानी मना डिटेक्शन तब होती है जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से अपनी मना को बड़े क्षेत्र में फैला देता है और इस तरह अपनी सभी इंद्रियों को बढ़ा लेता है। हमें बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बिना ज्यादा ध्यान आकर्षित किए डंगोनन में प्रवेश करना चाहता है तो उसके लिए यह क्षमता जरूरी है, ताकि वे राक्षसों का ध्यान न खींचे, क्योंकि वे केवल प्रतिक्रिया देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उनकी टीम का उद्देश्य केवल जानकारी जुटाना है, कोई कार्रवाई नहीं। कोई सोचता है, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, अगर मुझे पता होता कि इस गाइड के पास यह क्षमता है तो मैंने रात में देखने वाली औषधियों पर पैसे खर्च नहीं किए होते। और फिर वह प्रोटा की ओर देखता है और कहता है, अगर तुम तैयार हो तो चलो चलते हैं। और पीछे खड़ा हथौड़ा वाला कहता है, ये लो इसे पकड़ो, हमारे लिए ले चलो गाइड। और सामने खड़ा हुड वाला बहुत खुश होकर कहता है, वाह एक खान में काम करने वाला जो मना का इस्तेमाल करता है, ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। और इस तरह वह आगे बढ़ता है, प्रोटा के बारे में बात करता है, लेकिन उसकी तारीफ नहीं करता बल्कि बुराई करता है। खान में काम करने वाला गाइड दिलचस्प होगा, सोचो तो सही, वह सबसे आगे रहेगा और पूरी श्राप को जगा देगा। दूसरा कहता है, डाले चुप हो जा। और इसी तरह हाजिमे उनके साथ चलता है सामान उठाए हुए। प्रोटा सोचता है कि उनमें से सिर्फ एक ही उसे जाना पहचाना लगता है, बाकी दो को वह ठीक से नहीं जानता, क्योंकि जब उसे पहली बार शिकारी बनने के लिए ट्रांसफर किया गया था उसके लौटने से पहले ये सब तब हुआ था जब उन्होंने इस डंगोनन को पूरा करने के करीब 1 महीने बाद। प्रोटा उन तीनों को देखता है जो उसके आगे चल रहे हैं। वह बताता है कि वह उनमें से सिर्फ एक को ही जानता है, क्योंकि बाकी दो इसी डंगोनन के अंदर मर गए थे। और इसी तरह हाजिमे वहां मुस्कुराता हुआ चलता है, क्योंकि अब उसे पता है वह शिकारियों का इस्तेमाल कैसे करेगा। और डंगोनन ऊपर की ओर है तो वे लोग लगातार कई कई सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं। वहां सबसे आगे गोए थे, फिर तलवार वाला, प्रोटा और आखिर में हथौड़ा वाला एक ऊंची खड़ी पहाड़ी चढ़ते हैं। डंगोनन के दरवाजे पर पहुंचते ही मंदिर के लिए काम करने वाले 3 लोग खड़े हैं। वह कहता है, अरे ये इस तरफ है, यहाँ आओ, हम लोग वेटिंग टीम से हैं, तो आओ मुझे अपने हाथ दिखाओ। और वह छोटा हुड पहने आदमी सबके हाथों में एक नीला धागा बांधना शुरू कर देता है, और आखिरी जिसे वह बांधता है वह प्रोटा है। अब वह उस धागे की व्याख्या शुरू करने वाला है। वह कहता है, देखो ये कोई साधारण धागा नहीं है, ये जादू से तैयार किया गया एक ब्रेसलेट है। अगर आप लोगों के साथ काल कोठरी के अंदर कुछ भी होता है तो मेरे पास जो दूसरा ब्रेसलेट है वह टूट जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों के साथ कुछ हुआ है, और अगर ऐसा होता है तो मैं बेस से मदद के लिए कहूंगा, ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत होकर जा सकते हैं। और फिर वह मिलनसार छोटा आदमी उनसे कहता है, देखो सुरक्षित यात्रा करना, ठीक है, और एक बात मुझे पता है कि आप
आप लोग सिर्फ जांच करने आए हैं तो सावधानी से अंदर जाइए और पूरा ध्यान रखें ताकि आप इस जगह से जिंदा बाहर निकल सकें। और इसी तरह वे चारों अंदर चले जाते हैं। प्रोटा तोप का चारा बनकर सबसे आगे चलता है और बाकी तीनों जो हथियार लिए हुए हैं उसके ठीक पीछे चलते हैं, क्योंकि अगर कोई जाल हुआ तो सबसे पहले प्रोटा ही उसमें फंसेगा। और इस तरह वे आगे बढ़ते जाते हैं, उस अंधेरे में और गहराई तक उतरते हुए। अचानक उस घने अंधेरे के बीच कुछ रोशनियां दिखाई देती हैं और एक गैर मानव पंजा उस रोशनी के बीच चलने लगता है और हमें कुछ ऐसी जीवों की झलक मिलती है जो द्विपाद कुत्तों जैसे दिखते हैं। हालांकि वे इससे कहीं ज्यादा लगते हैं, क्योंकि मशाल पकड़ने के अलावा वे अपने हाथों में हथियार भी लिए हुए हैं और वे सुरंग के अंदर आगे बढ़ते जाते हैं, पूरे इलाके की गश्त करते हुए। अचानक एक पत्थर दीवार पर फेंका जाता है और उसकी आवाज उन दोनों का ध्यान आकर्षित करती है। वे दोनों उस पत्थर को देखते रहते हैं, ये समझे बिना कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें बुद्धि नहीं है, क्योंकि ठीक उनके पीछे दो परछाइयां दिखाई देती हैं। दोनों को बहुत तेजी से मार दिया जाता है और गोएथे, जो इस सब का आदी है, उन कुत्तों का मुंह पकड़ लेता है ताकि वे मारे जाते समय कोई आवाज न निकाल सकें। और वह सोचता है कि टोही दल का मुख्य काम बस ये देखना है कि वहां कोई राक्षस है या नहीं, न कि लड़ाई में शामिल होना। इस तरह उन्हें केवल कालकोठरी के अंदर की जानकारी इकट्ठा करनी होती है और मुख्य दल तक पहुंचानी होती है। और इसी तरह वे बहुत आसानी से उन दोनों द्विपाद कुत्तों का काम तमाम कर देते हैं। और तलवार वाला मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसा लगता है जैसे उसे यह सब बहुत पसंद आया हो। ये टीम जब उपयुक्त जानकारी इकट्ठा कर लेती है तो उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उस काम के लिए एक और अधिक उपयुक्त समूह बनाया जाता है। और इसी तरह वे एक चौराहे पर पहुंचते हैं और मुख्य पात्र दिखाता है कि वह बहुत अनुभवी है और शुरू करता है, आडो लेटा ले पेटी पेटी पोला। और जब वह खत्म करता है तो कहता है, ओ इधर चलो, मुझे पूरा यकीन है, भरोसा रखो। और इसी तरह वे उस दिशा में जाते हैं जैसा कि मुख्य पात्र ने कहा था, जो कि वैसे भी लगता है कि सिर्फ चढ़ाई ही है। वहां ऊपर पहुंचने पर वे कई मरे हुए कुत्तों को पाते हैं और उन्हें मुख्य पात्र ने नहीं मारा था। ऐसा लगता है कि उस जगह पर एक बड़ी लड़ाई हुई थी, हारने वाले कुत्ते थे। गोएथे बताता है कि खान के दूसरी ओर इन कुत्तों का एक और घोंसला था और शिकारी समूह ए और बी ने उन सभी का नरसंहार कर दिया। और जो यहाँ घूम रहे हैं वे उस नरसंहार के आखिरी बचे हुए लगते हैं। ये तो स्पष्ट है कि दूसरी ओर काम करने वाले टोही दल में कई ऐसे शिकारी थे जिनके पास लड़ाई की अच्छी क्षमताएं थीं। और फिर गोएथे जमीन पर अपनी रणनीति बनाना शुरू करता है और कहता है, डाले और मार्को, तुम दोनों यहीं रहोगे, मैं और गाइड आगे बढ़ेंगे। इसके बाद गोएथे उनकी ओर मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है, तो फिर क्यों ना हम ही इस खान को साफ कर दें। इस तरह वे काफी महत्वाकांक्षी हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वहां सिर्फ वे कुत्ते हैं तो इसे साफ करना बहुत आसान होगा। और फिर गोएथे अपने समूह को याद दिलाता है कि वे पहले भी कुछ कालकोठरियों को साफ कर चुके हैं जो काफी आसान थी। और डाले और मार बहुत हैरान होकर कहते हैं, हाँ तुम इस कालकोठरी को साफ करना चाहते हो? और उसका साथी कहता है, ओ नेता, लेकिन यहाँ हमारा काम तो बस डंगोनन के अंदर की जानकारी इकट्ठा करना और बाहर निकलना है, तो चलो खतरनाक फैसले लेने से बचते हैं। अरे अगर यहाँ अंदर इन कुत्तों से भी ज्यादा ताकतवर राक्षस हुए तो तुम क्या करोगे? हमारे समूह में सिर्फ 3 लोग हैं और हमारे पास कोई हीलर भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। नहीं। और गोएथे कहता है, नहीं, हम 4 हैं, हम एक कोबाल्ट कालकोठरी को आसानी से हरा सकते हैं। और वह नकाबपोश कहता है, मजाक कर रहे हो मुझसे? हम सिर्फ 3 ही हैं। ये कबाड़ है, सिर्फ खनिक और बोझ उठाने वाला। इस बेकार इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और जो हथौड़ा लिए है, मुझे नहीं पता वो मार्को है या डेल। मार्को है। उसने शांत रहने को कहा और बोला, अरे लीडर, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? ठीक है, तुम्हारी योजना सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम्हारा साथ दूं या नहीं। और इसी तरह गोएथे मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि सबको उसकी योजना बहुत पसंद आएगी। फिर गोएथे प्रोटा की ओर देखता है और कहता है, अरे वो चीज उस थैले से निकालो, सबको दिखाओ। और प्रोटा अपना हाथ थैले में डालता है, निकालता है और सबको दिखाता है। ओ गंदी सोच वाले, बस उन्हें हेजलनट के बीजों की पत्तियां दिखाओ और कुछ नहीं, ठीक है? और फिर गोएथे अपनी योजना बताना शुरू करता है। वह बताता है कि वे हेजलनट की पत्तियों और बीजों को मिलाकर सब कुछ अच्छी तरह से मसल देंगे और फिर वे इस सबको कोबाल्ट के फेरोमोन के साथ मिला देंगे। कोबाल्ट उन छोटे कुत्तों का नाम है और ये मिश्रण फेरोमोन के साथ मिलकर ऐसा लगेगा जैसे कोई मादा कोबाल्ट है जो हीट में है। ये तो मजाक है, ये तो बहुत नीच चाल है। जानवरों को मादा की ओर आकर्षित करना, मुझे लगता है ये नाइंसाफी है, लेकिन किसी को परवाह नहीं कि ये नाइंसाफी है या नहीं, बस जीतना मायने रखता है। प्रोटा वह सब कुछ मिलाना शुरू करता है और उसकी गंध बहुत तेज होती है। बेचारा कोबाल्ट जो वहां 1 महीने से पहरेदारी कर रहा था और किसी के पास नहीं गया था, मादा की गंध महसूस करने लगता है और फिर किसी तर्क का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि वह गंध सैकड़ों मीटर तक फैल जाती है और उस इलाके के सभी कोबाल्ट उस हीट में आई मादा की गंध से आकर्षित हो जाते हैं और एक बेचारा कोबाल्ट मादा की गंध पाकर पागल सा होने लगता है। वह कहता है, आज तो कुछ होने वाला है। बेचारा कोबाल्ट तो यह सोचकर लार टपकाने लगता है कि उस मादा से बात करना कितनी दीवानगी होगी। वह सोचता है कि आज उसका काम बन जाएगा। इसी तरह गोएथे मिश्रण साथियों को दिखाता है और कहता है कि वे इसका इस्तेमाल करेंगे। बेचारा कोबाल्ट नर मुस्कुराता हुआ आता है, सोचकर कि आज कुछ खास होगा। वह खुशी में पूंछ हिलाने लगता है। 1 महीना बिना कुछ हुए बीता था और अब उसे लगा कि वह सारी कसर पूरी कर लेगा। ऐसा होना नहीं था, है ना? वह बेचारा जो अब फिर से उठ भी नहीं सकता, उस गिरोह के जाल में फंस जाता है। फिर वह कोबाल्ट जो मासूमियत से आ रहा था, उसी कायराना जाल में गिर जाता है और इस तरह वह तिकड़ी ऊपर से देखती रहती है। कई कोबाल्ट मारे जा चुके हैं जो मादा की खुशबू से आकर्षित
मूर्छित होकर आए थे। और गोएथे कहता है, देखा, मैंने नहीं कहा था कि यह काम करेगा। और जो हुड पहने हैं वह कहता है, नेता, मौके पर आपकी इज्जत करता हूँ, आप अच्छे हैं। और कहता है, क्या ऐसे मौके पर मतलब मुझसे मजाक कर रहा है क्या? कुछ नहीं बॉस, भूल जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मार्कोस और डाले गोएथे की खूब तारीफ करते हैं और उससे कुछ कहते हैं, बॉस आपको ये सब कैसे पता था, है ना? और लगता है कि आप पहले से ही तैयार होकर आए थे, है ना? और उनमें से एक कहता है, देखो, मैं बहुत समय से शिकार करता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस तरह से जाल भी लगाया जा सकता है। और गोएथे पूरी तरह मुस्कुराते हुए दोनों से कहता है, हाँ, इसे ही तो तुम लोग अनुभव कहते हो, है ना? मुझे इसमें बहुत अनुभव है। और प्रोटा भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसी ने गोएथे को बताया था कि उसे क्या करना है। और प्रोटा गोएथे के बारे में समझाता है कि अपनी पहली जिंदगी में जब उसे शिकारी बनने के लिए भेजा गया था तो वह और गोएथे एक समूह में शामिल हो गए और बहुत समय तक साथ में काम किया, क्योंकि हाजिमे जानता है कि गोएथे हमेशा दूसरों की स्वीकृति पाना चाहता था, लेकिन उसे कभी इसका मौका नहीं मिला। और अब प्रोटा हमें समझाता है कि उसने गोएथे को यह योजना कब बताई थी। दोनों एक कोने में अकेले थे और गोएथे ने ऐसे कहा, क्या तुम इस भूल भुलैया को साफ करना चाहते हो? क्या मतलब? और प्रोटा बहुत धीरे से गोएथे को बताता है कि उन्हें क्या करना है। और पीछे एक पेशाब कर रहा है और दूसरा अपनी बूट उतार रहा है ताकि उसका पैर थोड़ी देर सांस ले सके। और प्रोटा गोएथे से कहता है कि वह पहले ही इस गुफा के अंदर आ चुका है और खुद ही देख चुका है। और हाँ, वे निश्चित रूप से इस गुफा को साफ कर सकते हैं। ये बस एक भूल भुलैया है जिसमें कुछ कोबाल्ट्स का छोटा समूह बचा है। लेकिन गोएथे अभी भी अविश्वास में है और कहता है, क्या अकेले? क्या तुम्हें वाकई में इसका यकीन है? यहाँ अंदर सिर्फ कोबाल्ट्स ही हैं? और हाजिमे कहता है कि हाँ, क्योंकि उनके समूह में आने से पहले वह एक दूसरे समूह के लिए टोही का काम कर रहा था। और इस तरह प्रोटा गोएथे को मना लेता है क्योंकि वह कहता है कि उसने सभी रास्ते ढूंढना और छुप कर रहना सीख लिया है। गोएथे उत्साहित हो जाता है और प्रोटा से कहता है, तो तुम्हें लगता है कि अगर हम चारों मिलकर काम करें तो हमारे पास इस भूल भुलैया को साफ करने का मौका है? बहादुर कहता है, बिल्कुल, फैसला तुम्हारा है, तुम नेता हो, तो अगर तुम चाहो तो यह विकल्प खुला है क्योंकि यहाँ कोई भी ताकतवर राक्षस नहीं है। और गोएथे बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ऐसी मौका किसी और टीम के लिए छोड़ना एक बर्बादी होगी। और इस तरह वह हाजिमे की ओर देखता है और सोचता है कि यह लड़का वाकई में बहुत काम का है। गोएथे जानता है कि वेला को ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह हाजिमे न सिर्फ उसे ढूंढ लेता है बल्कि उसे कोबाल्ट्स के लिए जाल में बदलने का तरीका भी जानता है। और इसके अलावा ये गाइड जानता है कि राक्षसों का शिकार कैसे किया जाता है। गोएथे मुस्कान छोड़ता है क्योंकि उसे प्रोटा पसंद आ रहा है, क्योंकि हाजिमे पूरी कोशिश कर रहा है कि सारा श्रेय उसी को मिले, जिससे लगे कि ये सारी योजनाएं उसी की हैं। और इसी तरह गोएथे अच्छा करता है, चाकू उठाता है और प्रोटा को देता है, लेकिन सोचता है कि मानव संसाधन विभाग से बात करे और उसे खान से अपने समूह में स्थानांतरित करवा ले ताकि प्रोटा उसके समूह का एक और शिकारी बन सके। हाजिमे शिष्टता से खंजर के लिए धन्यवाद करता है और उसे पूरा यकीन है कि उसकी सारी योजनाएं सही दिशा में जा रही हैं। वहीं गोएथे फंस जाता है और सोचता है कि खंजर और उसकी टीम में शामिल होना ही असल में हाजिमे की मंशा थी। और गोएथे को लगता है कि यह थोड़ा अफसोसजनक है, लेकिन वह इस खनिक की कोशिशों पर गर्व करता है। हालांकि सिर्फ एक कोबाल्ट की डंगन के लिए प्रोटा को टीम में बुलाना बहुत कम है ना? कितना एहसान फरामोश। तो अब देखते जाओ। और इसी तरह वे लोग डंगन के अंदर आगे बढ़ते हैं, कहीं एक कोबाल्ट को मारते हैं, कहीं दूसरे को, और उस काल कोठरी को साफ करते जाते हैं। फिर गोएथे आखिरी कोबाल्ट से भाला निकालते हुए अपनी टीम के सभी लोगों से कहता है कि यह इलाका अब पूरी तरह साफ है क्योंकि उन्होंने ज्यादातर कोबाल्ट्स का सफाया कर दिया है। प्रोटा की रणनीति से कभी किसी डंगन को साफ करना इतना आसान नहीं था। गोएथे एक और कम गुणवत्ता वाला जादुई पत्थर निकालता है, एक मरे कोबाल्ट और पीछे पड़ी हथौड़े की लाश भी, और अपने कोबाल्ट को चीरने के बाद कहता है, बस ऐसे ही इजी मोड, सब कुछ साफ करना आसान है। इसी तरह हाजिमे एक और सुरंग से निकलता है और कहता है, ओ ये सब साफ है, ठीक है, उसमें कोई कोबाल्ट नहीं है। टीम लीडर कहता है, ठीक है, अब बस वही करना है, देखो, चलो चलते हैं। उसी समय हुड पहने व्यक्ति को आखिरी सुरंग में कुछ अजीब लगता है और वह बोलता है, दोस्तों, यहाँ कुछ अजीब है। उसने ध्यान खींचा। ये देखकर वह समझता है कि ये हड्डियां हैं, लेकिन किस जानवर की हैं और किसने इन्हें मारा? लगता है कि यह किसी जंगली जानवर का काम है क्योंकि कई हड्डियां सही सलामत हैं। लगता है कि इन जानवरों को पूरा निगल लिया गया है और वह समझ जाता है कि कोई चीज कोबाल्ट्स को खा रही है। तभी अचानक एक विशाल हाथ उसकी ओर आता है और उसके पास भागने का समय नहीं था। वह उस हाथ द्वारा पकड़ लिया जाता है और वह हाथ बहुत अजीब है क्योंकि वह न केवल बड़ा है बल्कि बहुत ताकतवर भी है। और वह उस सुराख को और भी ज्यादा बड़ा कर देता है जहां नकाबपोश खड़ा था और वह पूरी तरह से काबू में आ जाता है, यहाँ तक कि उसकी तलवार भी गिर जाती है। और आखिरकार गोएथे बताता है कि कौन कौन है और डेल को बुलाता है। तो डेल ही वह नकाबपोश है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। डेल पहले ही पकड़ा जा चुका था, लेकिन जिस प्राणी ने उसे पकड़ा वह बहुत सभ्य है और उसे पूरी ताकत से जमीन पर फेंकता है और डेल उससे बचते हुए निकल जाता है। और जब वह दीवार से टकराता है तो उसके साथ लगभग कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उसकी 30 पसलियां टूट जाती हैं, 15 तिल्ली फटती हैं, 22 फेफड़े खत्म होते हैं, 3 टांगें टूटती हैं, फिर भी वह मरा नहीं। इसी समय मार्को, हथौड़े वाला आदमी, अपनी रक्षा की जादू शक्ति का इस्तेमाल करता है और कहता है, दोस्तों, मेरे पीछे आओ क्योंकि मैं एक दीवार हूँ, जैसे उस गोलकीपर का उपनाम है, मेरे पार कुछ भी नहीं जा सकता। आओ, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। मार्को खुद को कोसता है, उसे लगा था वे लोग खान पहले ही साफ कर चुके हैं। सबसे बुरी बात, वह जीव इतना बड़ा है कि सिर्फ हथेली छेद से बाहर निकली है, पता नहीं चलता वहां क्या छुपा रहा है। इसी तरह वह उस राक्षस को चुनौती देता है और कहता है, देख, मेरी यह ढाल बहुत शक्तिशाली है, यह एक मना की ढाल है और यह एक ओक बॉस तक को रोक सकती है।
ओ गंदे जानवर, क्या तुझ में इतना दम है कि इसे तोड़ सके? उस जानवर ने कुछ नहीं कहा, बस पूंछ से जोरदार झटका दिया और तेजी से पीछे फेंक दिया। और मार्को, जिसके मुंह से केचप जैसा खून निकल रहा था, सोचने लगा ये क्या था जिसने उसकी ढाल को एक झटके में तोड़ दिया। लेकिन सिर्फ ढाल ही नहीं टूटी, दोनों हाथ और दोनों पैर टूट गए, कॉलर बोन टूट गई, फेफड़े में छेद हो गया और गिरने से उसके घुटने की पटेला भी लगभग निकल ही गई थी। इसी बीच प्रमुख गोए थे उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन गोए थे उस पूंछ को पहचान लेते हैं और सोचने लगते हैं यह हो ही नहीं सकता। क्या यह वही आतंक है जो हमारे सामने है? मोटी पूंछ वाला चाचा कुछ भी सुनना नहीं चाहता। वह गोएथे की ओर फिर से पूंछ मारता है और उसी वक्त गोएथे सोचते हैं क्या बकवास है ना? उसके पास हटने का समय नहीं होता, बस खून ऊपर उठता दिखता है और गोएथे दर्द से चिल्लाते हैं। दृश्य बदलता है, अब डंगोन के बाहर का माहौल दिखता है जहां शांति है, सब कुछ शांत है और जादूगर उन कंगनों को देख रहा है जो वह समूह को पहनाने आया था। वह कहता है क्या ये क्या हो रहा है? जादू से जुड़े हुए कंगन एक साथ तीनों के तीनों अचानक टूट जाते हैं। इसका मतलब है कि समूह के 3 लोग गंभीर खतरे में हैं और वह सोचने लगता है कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि तीनों लोग एक ही समय पर घायल हुए हैं। दृश्य बदलता है और एक बर्बादी का माहौल दिखता है। जमीन पर बहुत सारा केचप गिरा है और हम देखते हैं कि वह गोएथे का है, क्योंकि उस जानवर ने एक झटके में उसके शरीर पर कई घाव कर दिए और उसका हाथ भी तोड़ दिया और वह वहीं दर्द से कराह रहा है और तड़प रहा है। लेकिन वह मरा नहीं है और इसी वजह से वह आगे देखता है और समझता है कि वह उस झटके से क्यों नहीं मरा। प्रोटोगोनिस्ट हाजिमे, जो जबरदस्त है, सामने आ गया और उस हमले का बड़ा हिस्सा खुद झेल लिया, जिससे गोएथे की जान बच गई। हमें दिखाया जाता है कि प्रोटोगोनिस्ट ने आयरन विल नामक क्षमता का इस्तेमाल किया, जिसकी कार्यप्रणाली मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन वह अपने हाथ की ओर देखता है और पाता है कि चोट इतनी जोरदार थी कि उसका हाथ टूट गया था। वह सोचता है कि लोहे की इच्छा भी उस पूरे नुकसान को नहीं रोक पाई। तो जो कुछ हुआ उसके आधार पर प्रोटोगोनिस्ट जानता है कि वह जीव तो बस एक बच्चा है, शायद उसकी उम्र सिर्फ 1 साल होगी। और फिर वह बच्चा अपनी पूंछ से मार को पकड़ लेता है, जो बेहोश है, हालांकि वह अभी भी जिंदा है। इसके तुरंत बाद वह मार को उठाता है और अपने पास ले आता है, वरना वह क्या करेगा, है ना? मुझे नहीं पता। और हमें एक विशाल और बहुत ताकतवर प्राणी दिखाया जाता है जिसके 8 आंखें हैं और मुझे लगता है कि डेल उसका नाश्ता बनेगा। लेकिन प्रोटोगोनिस्ट बहुत गंभीरता से देख रहा है, क्योंकि वह वहां हारने के लिए नहीं है। हाजिमे जानता है कि यह जीव शिकारी है और बेहद घातक है। वह अपने शरीर के फेरोमोन को मौजूद प्रजाति के अनुसार बदलता है ताकि वे सोचें वह उन्हीं की प्रजाति का है और वे उसकी मौजूदगी को महसूस न कर सकें। लेकिन प्रोटोगोनिस्ट की किस्मत अच्छी है कि यह जीव सिर्फ बच्चा है, इसलिए वह उग्र अवस्था में नहीं जाएगा और हाजिमे भी वहां मरना नहीं चाहता। वह झुकता है, गोएथे का भाला उठाता है और कहता है, अरे ये मुझे जल्दी उधार दे दो, मैं अभी लौटा दूंगा। गोएथे, जो जमीन पर बुरी हालत में पड़ा है, कहता है, अरे पागल, तुम सोच क्या रहे हो कि अब क्या करने वाले हो? हाँ? प्रोटोगोनिस्ट उस डंडे को घुमाता है और उससे कहता है, देखो अब बस ध्यान से देखो, अब ये पिता का काम है। वह स्टाइलिश पोज बनाता है, दिखाता है कि वह मुकाबले के लिए तैयार है। गोएथे समझता है कि यह लड़का भाला चलाना जानता है। प्रोटोगोनिस्ट हंसने लगता है, क्योंकि अब वह थोड़ा गर्म हो चुका है और असली खेल शुरू होने वाला है। और फिर वह कुछ जोड़ते हुए उस प्राणी से कहता है, अरे बदसूरत जानवर, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा, तुम कैसे मरना चाहोगे? और इस प्रकार प्रोटा तीसरे विशेषाधिकार का आह्वान करता है। और ये तीसरा विशेषाधिकार क्या है? यह है चांदी की चाबी। और इसका विवरण कहता है कि यह एक भूले बिसरे किले के हॉल की चाबी है। तो इसे हमेशा याद रखना, एक भूले बिसरे किले का हॉल। लेकिन इसे डायमेंशनल चेस्ट, डायमेंशनल पॉकेट या डायमेंशनल बैग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे शब्दों में यह एक सबस्पेस आर्टिफैक्ट है। और वहां से प्रोटा 2 चीजें निकालता है और उन्हें गोएथे की ओर फेंकता है। और जब वह देखता है कि उसके सामने क्या गिरा है, तो वह साफ साफ समझ जाता है कि वह क्या है। वह है ड्रैगन आत्मा का पौधा और एक कपड़ा। और हमें समझाया जाता है कि यह पौधा एक प्राकृतिक टॉनिक है जिसमें किसी को शांत करने की क्षमता होती है। तो यह मूल रूप से एक शांत करने वाली दवा है और पट्टी उसकी चोटों को बांधने के लिए है। इसके तुरंत बाद बहादुर उससे कहता है, अरे पीछे रहो, और वह अपने हाथ में बंधी पट्टी का एक हिस्सा खोलने लगता है। और इसके बाद वह उस पट्टी को लेकर अपने हाथों में भाले को बांधता है ताकि वह फिसले नहीं, क्योंकि उसे पता है कि जो लड़ाई आने वाली है वह बहुत ही भयंकर होगी। और वह एक बार फिर गोएथे से कहता है, अरे पीछे रहो, क्योंकि अब लड़ाई सच में होने वाली है। और वह युद्ध की मुद्रा में आ जाता है और गोएथे कहता है, हाँ क्या तुम ही लड़ने वाले हो? लेकिन तुम्हें तो लड़ना आता ही नहीं है। अरे पागल खनिक, तुम कर क्या रहे हो? तुम तो एक योद्धा भी नहीं हो। लगता है गोएथे अंधा हो गया है ना? क्योंकि जिसने उसका हाथ तोड़ दिया, उस चोट का प्रोटा पर कोई असर नहीं हुआ। और गोएथे, जो पहले से ही अपनी चोटों पर पट्टी बांधे हुए है, सोचता है कि वह इस तरह एक खनिक द्वारा बचाए जाने जैसी शर्मनाक स्थिति में मर नहीं सकता। लेकिन उसी पल बॉस एक क्षमता का इस्तेमाल करता है और उस इलाके में सब कुछ उस जीव की क्षमता से ढक जाता है। वह बहुत जोर से और बेहद कान फोड़ू चीखता है और उस क्षमता से प्रोटा और गोएथे दोनों प्रभावित होते हैं। और गोएथे डर के मारे जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि उस क्षमता से बुरा डर पैदा होता है, वह डर जो आपको स्थिर कर देता है। ये वही डर है जिसमें आप अपनी जगह से हिल नहीं सकते, बस खड़े रह जाते बिना प्रतिक्रिया, क्योंकि डर के कई प्रकार होते हैं। वह डर जो आपको भागने पर मजबूर करता है, बेहोश कर देता है और सबसे बुरा जड़ कर देता है। और इसी तरह डर के मारे कांपते हुए गोएथे को अपने सीनियर द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी तरह याद आ जाती है। तो बैठ जाइए, क्योंकि अब कहानी शुरू होने वाली है। बहुत समय पहले की बात है। उस सीनियर के गांव में सब कुछ शांत और खुशहाल था, जब अचानक एक विशालकाय जानवर वहां आ गया। और वह जानवर बहुत ताकतवर था और जो भी उसके सामने आता उसे मार डालता था। जो भी लोग उससे लड़ने आते या जो भी लोग उससे भागने की कोशिश करते, वह उन्हें बहुत आसानी से मार डालता था।
और यह हमला एक शिकारी ने किया था। और सबसे बुरी बात यह थी कि वह एक वयस्क शिकारी था, मारने की एक परफेक्ट मशीन। वह जानवर वहां की सभी लोगों को खाने लगा और वहां कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। सबसे बुरी बात यह थी कि शिकारी ने अपनी डराने वाली क्षमता का इस्तेमाल किया, वह डर जो लोगों को जड़ कर देता था। गांव वाले डर के मारे जड़ हो गए, अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। बिना किसी अपवाद के उनकी सारी मांसपेशियां जड़ हो गईं, सिवाय दिल की मांसपेशी के, है ना, क्योंकि उसे तो धड़कना ही है। और गांव वालों के पास बस एक ही विकल्प था, वहीं खड़े रहना और जो हो रहा था उसे देखना। और वह राक्षस अपना नाश्ता करने लगा और लोग हिल भी न सकने के कारण एक एक करके खाए जा रहे थे। वे कुछ भी नहीं कर सकते थे, बिल्कुल भी नहीं। वे बस एक ही काम कर सकते थे, अपनी बारी का इंतजार करना कि कब उन्हें खा लिया जाएगा। इसी तरह गोएथे भी जमीन पर बैठा डर के मारे जड़ हो गया, अपनी बारी का इंतजार कर रहा था कि कब उसे खा लिया जाएगा। लेकिन उसके सामने कुछ ऐसा हो रहा था जिसे वह समझा नहीं पा रहा था। वह डर के मारे अपनी आंखें भी नहीं झपका पा रहा था, हालांकि वह चीज उसके सामने नहीं रुकती। ये जो आवाज हो रही है, वह अपनी आंखों से जो देख रहा है उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि यह लगभग असंभव है। प्रोटा भाला ऐसे घुमा रहा है जैसा उसने पहले कभी किसी को करते नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात, वह डर के मारे जड़ नहीं हुआ। हमें दिखाया जाता है कि प्रोटा शिकारी के साथ एक जबरदस्त लड़ाई में है और उसे पता है कि वह रुक नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही वह रुकेगा वह शिकार बन जाएगा और शिकारी उस पर झपट पड़ेगा ताकि उसे अपने पंजे से कुचल सके। लेकिन प्रोटा जो लड़ाई में बहुत माहिर है, सिर झुका लेता है, शिकारी का पंजा ऊपर से निकल जाता है और वह राक्षस की ओर अपना हमला जारी रखता है। और इसी तरह प्रोटा, जिसके पास बैटमैन जैसी तैयारी है, दिखाता है कि वह डर के मारे क्यों नहीं जड़ा रहा। उसने चांदी की चाबी से दो चीजें निकाली, वो पट्टी जो उसने गोएथे को दी थी और ड्रैकोनिक पौधा। जानवर के चिल्लाने से पहले वह पौधा खाना शुरू कर चुका था, एक शांतिदायक है, और इसी वजह से वह डर की स्थिति में नहीं गया। सबसे बढ़िया बात, दूसरा विशेषाधिकार हर्मीज की दृष्टि औषधियों का असर 500% तक बढ़ाता है और वह डर के प्रति पूरी तरह प्रतिरक्षित है। और प्रोटा बैटमैन जैसी तैयारी के साथ शिकारी पर हमला करने के लिए बढ़ता है। खैर, ऊपर नहीं, है ना, शिकारी के नीचे। अब वह शिकारी के नीचे है। मुझे नहीं पता कि वह देख रहा है कि जानवर मादा है या नर, लेकिन वह नीचे है, जानवर के पेट के पास। प्रोटा सोचता रहता है कि उसे मिले 9 विशेषाधिकारों में से केवल एक ही हथियार है। हालांकि वह इस हथियार का अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जादुई शक्ति कम है और इसे इस्तेमाल करने की शर्तें ज्यादा हैं। लेकिन जिस आदमी की तैयारी होती है उसकी तैयारी होती है। वह चाबी का इस्तेमाल करता है और वहां से हरा डिब्बा निकालता है, क्योंकि शिकारी के बच्चे को मारने के लिए ये काफी है। और इसी तरह वह अपनी भाला को अपने एक पुराने दोस्त की रेसिपी से संचारित करता है, उस आदमी की जो जहरों का राजा कहलाता था, फैड। उसके पास 72 तरह के जहर थे और ये जहर नंबर 68 है, बुरियल। तो कहानी आगे बढ़ती है। प्रोटा को याद आता है कि जब वह वापस लौटा था दुनिया के पतन से पहले, वह फैड से पूछता है, अरे क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे यह सब देने वाले हो, अपने सारे जहर की रेसिपी? ओह, मुझे पता है, तुमने अपनी जिंदगी यही करते हुए बिताई और हर फॉर्मूला बनाया। फैड हंसता है, अरे यार, दुनिया खत्म हो रही है, मेरे पास रेसिपी रखने से क्या फायदा, लगभग सभी पहले ही मर चुके हैं। लो, ये रेसिपी ले लो और इसका अच्छा इस्तेमाल करो, क्योंकि यह बेहतर है कि सब लोग इस रेसिपी को जानें और इसका इस्तेमाल कर सकें, बजाय इसके कि ये रेसिपी सड़ जाए और भुला दी जाए। और इस तरह वह अपनी सारी 72 जहर की रेसिपी प्रोटा को दे देता है। और प्रोटा जब वह उस बहुत प्यारे, बहुत सुंदर और प्यारे बच्चे से लड़ रहा होता है, तो वह जहर के उस्ताद की फॉर्मूलों के बारे में सोचता रहता है और उसे पता है कि बुरियल बेहद घातक है। इसलिए वह उस बॉस को उस जहर से मारने के लिए कोई मौका ढूंढता है। सारी बचाव और कई बार बच निकलने के बाद हाजिमे को एक मौका दिखता है और वह जहरीली भाला लेकर भयानक शिकारी पर झपटता है। तभी उसे फेड की बात याद आती है, जो कह रहा था, देखो, मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगा, मेरी एक ख्वाहिश है कि तुम इस जहर का अच्छे से इस्तेमाल करो और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को इससे मार डालो। ऐसा करके तुम मेरी इज्जत करोगे। और इसी तरह प्रोटा उस जानवर में जहर से भरी भाला घुसा देता है, क्योंकि आखिरकार वह उसे जहर देने में कामयाब हो गया। लेकिन वह यही नहीं रुकता, वह सिर्फ जहर देना नहीं चाहता, उसे काटना भी चाहता है और अपनी भाला खींचता है, जिससे शिकारी में एक बड़ा चीरा लग जाता है। वह प्यारा और मासूम बच्चा दर्द से दहाड़ उठता है, क्योंकि पहली बार वह फाड़ा गया है और इस तरह जो जीव खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर था, आखिरकार उसका शिकार होना शुरू हो जाता है। और प्रोटा दिखाता है कि वह बेवकूफ नहीं है, वह उस बड़े जानवर से तुरंत दूर हट जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह बहुत पास रहा तो आसानी से चोटिल हो सकता है। वह सोचता है कि बुरियल एक घातक जहर है जो खून की धारा में पहुंच जाए तो शिकार के सभी अंग नष्ट कर देता है। और प्रोटा मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि बुरियल सिर्फ जहर नहीं देता, बल्कि असहनीय दर्द भी देता है, क्योंकि जहरों का राजा इसके अलावा एक बड़ा सैडिस्ट भी था। उसे अपने शिकारों को दर्द से तड़पते देखना पसंद था। शिकारी रुकता नहीं, वह प्रोटा पर हमला करता है और जानता है कि यह उसके पास सबसे घातक जहरों में से एक है। इसलिए उस शिकारी के पास ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट की जिंदगी बची है। हालांकि प्रोटा जानता है कि वह जानवर उससे तेज है, इसलिए उसे बस इतना करना है कि वह उस समय तक जिंदा रहे जब तक जहर असर न करे। इसी सोच के साथ वह छलांग लगाता है और उस घातक पंजे से बच जाता है जो बॉस ने उस पर मारने की कोशिश की थी, और तुरंत ही वह बॉस के पास वाली टांग पर पलटवार करता है और उसमें जहर डाल देता है। ये जहर का त्योहार है, लेकिन उसने गलती कर दी, है ना। वो जानवर यूं ही शिकारी के नाम से मशहूर नहीं है, क्योंकि वह एक मारने की मशीन है और वह अपनी पूंछ से प्रोटा पर हमला करता है, जिससे प्रोटा बहुत तेजी से उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। प्रोटा की किस्मत अच्छी थी कि उसके पीछे ढेर सारी चट्टानें थीं, जिन्होंने उसकी गिरावट को कम कर दिया। तुम जानते हो, है ना, अगर तुम चट्टान पर गिरो तो तुम्हारी गिरावट कम हो जाएगी। लेकिन प्रोटा डेल नहीं है। डेल ने तो अपने सारे हड्डियां तोड़ ली थी, लेकिन प्रोटा का शरीर असासिस के पानी से मजबूत हो चुका है।